दोस्तों 6 अप्रैल को भारत के हाथ एक और बहुत बड़ी सफलता, या मैं कहूंगा कि भारत के साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट या भाभा एटॉमिक सेंटर, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एडवांस रिसर्च कल्पाकम के सभी साइंटिस्ट को, या एक तरीके से जो हमारा एक पीएसयू बना है न्यूक्लियर पावर के लिए, स्पेशली एफबीटीआर, जो हमारे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को बनाने की जो कार्य करेगी, उसमें है हमारा भारतीय विद्युत निगम, एक तरीके से भाविनी भाविनी हम उसको बोलेंगे। ये है भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड। तो उससे करके एक हमने भाविनी पीएसयू बनाया है, जिसने इस जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को डेवलप किया है, और अब उसकी क्रिटिकलिटी हो गई है 6 अप्रैल को। क्रिटिकलिटी का मतलब ये होता है कि जब आप एक रिएक्टर बनाते हैं तो रिएक्टर के अंदर जो है ना आप फ्यूल डालते हैं, तो रिएक्टर कोर के अंदर जो है ना फ्यूल रोड्स को लगाया जाता है, या फ्यूल का जो है ना मैनेजमेंट होता है। तो एक उसे लोडिंग बोलते हैं रिएक्टर की। फिर लोडिंग के बाद में उसमें न्यूट्रॉन के सोर्स से एक तरीके से उसमें चेन रिएक्शन की जाती है। यदि चेन रिएक्शन सस्टेन होने लगती है तो उसको बोलते हैं हम कि क्रिटिकलिटी उस रिएक्टर की हो गई है। ये मैं समझा रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वो किस चेन में आते हैं। तो ये जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम था भारतवर्ष का, इसको डॉक्टर होमी जागीर भाभा ने वो 60s के अंदर ही जो है ना दे दिया था। और उसमें ये था कि पहले हम बनाएंगे पीएचडब्ल्यूआरस, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर के अंदर हम सिर्फ नेचुरल यूरेनियम एक तरीके से हम यूज करेंगे, और उस नेचुरल यूरेनियम को, इसमें जो कूलेंट होगा वो हैवी वाटर होगा, और हैवी वाटर के साथ में जो स्टीम जनरेट होगी उसको फिर उससे टरबाइन जो है ना वो घुमाया जाएगा या चलाया जाएगा, और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। इस तरीके से हमारे पास में जो एक चेन है भारतवर्ष के पास में, वो पीएचडब्ल्यूआरस की है। करीब करीब 24 प्लांट जो है ना वो चल रहे हैं। कुछ भारतवर्ष के डिज़ाइन के हैं, 500 मेगावाट के हैं, कुछ 220 मेगावाट इलेक्ट्रिकल के हैं, और कुछ रशिया के कोलैबोरेशन से भी बन रहे हैं। उससे पहले एक लाइट वाटर रिएक्टर तारापुर के अंदर भी कार्यरत है, जो पावर प्रोडक्शन कर रहा है। इस तरीके से जो 24 प्लांट ऑपरेशंस में है, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस ऑपरेशन में है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं करीब करीब 8180। इसका मतलब 8.1 गीगावाट के आसपास, 8.1 गीगावाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है भारतवर्ष वो न्यूक्लियर रिएक्टर से प्रोड्यूस कर रहा है। और ये है हमारी फर्स्ट स्टेज, जो भाभा होमी जागीर भाभा ने सोची थी। 60s के अंदर ही उन्होंने एक मार्गदर्शन और एक ग्रैंड विजन भारतवर्ष की न्यूक्लियर एनर्जी सिविल यूज के लिए, या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो है ना उन्होंने देश के सामने रखा था। और उसमें सेकंड स्टेज थी कि जो इससे जो इनपुट है पीएचडब्ल्यूआर में, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में इनपुट क्या है कि हम फ्यूल पैलेट जो हैं वो डाल रहे हैं। फ्यूल रोड के अंदर जो हम पैलेट डाल रहे हैं, वो फ्यूल जो है वो एनएफसी, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में बनाया जा रहा है, और वो है नेचुरल यूरेनियम। इसकी जो बाई प्रोडक्ट है, जो एक तरीके से वेस्ट प्रोड्यूस होती है, या फिर हम जब रीप्रोसेसिंग होती है, एक तरीके से जब फ्यूल यूज हो जाता है पीएचडब्ल्यूआरस के एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, वो पावर प्रोडक्शन के बाद में जब उसमें डेप्लेटेड फ्यूल को निकालते हैं तो उससे निकलता है डेप्लेटेड यूरेनियम, और डेप्लेटेड यूरेनियम के साथ साथ निकलता है प्लूटोनियम 239। तो प्लूटोनियम 239 फर्स्ट स्टेज की आउटपुट हुई, जिसका प्रयोग करते हैं हम सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर।
जो अभी हमने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल का जो क्रिटिकलिटी अटेंड करी है, तो इसमें हमने यूज किया है प्लूटोनियम ऑक्साइड, और प्लूटोनियम ऑक्साइड के साथ में हमने किया है U-233 ऑक्साइड को एक तरीके से इसमें मिक्स किया है। तो इट इज कॉल्ड द मोक्स फ्यूल, जो हमने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूज किया है। और इसके बाद में हमने जो है एक तरीके से ये जो सोडियम, लिक्विड सोडियम को जो है ना हमने एज ए कूलेंट यूज किया है। लिक्विड सोडियम को कूलेंट यूज करने के लिए इसमें काफ़ी जो टेम्परेचर एक तरीके से जाता है हाई, उसको हैंडल करने के लिए उसके एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट, क्योंकि जब चेन रिएक्शन होती है और इस चेन रिएक्शन को जो है ना यूरेनियम और जो डेप्लेटेड यूरेनियम एक तरीके से आया, उसमें चेन रिएक्शन करने के लिए इसमें बहुत ही हाई एनर्जी न्यूट्रॉन के सोर्स को यूज किया जाता है, और ये हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स उसमें चेन रिएक्शन करते हैं। तो अभी जो हमारा ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की जो क्रिटिकलिटी हुई है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो लोडिंग लास्ट ईयर की थी, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कल्पाकम गए थे और उन्होंने इस रिएक्टर की लोडिंग होते हुए देखा था, तो इस लोडिंग होने के बाद में भी काफ़ी इसमें चीज़ें की जा रही थी जो ज़रूरत थी। उन चीज़ों को करने के बाद में अब 6 अप्रैल को इस रिएक्टर ने इस चेन रिएक्शन को जो फास्ट एनर्जी न्यूट्रॉन से उसमें कॉज होती है, और जो ऑक्साइड फ्यूल जिसको मॉक्स फ्यूल बोलते हैं, और जो एक मिश्रण है प्लूटोनियम ऑक्साइड और यूरेनियम ऑक्साइड का, उसमें वो चेन रिएक्शन करके और उस चेन रिएक्शन को हम सस्टेन करने में काबिल हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी वो पावर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। पावर प्रोडक्शन मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं भी एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हूँ और मैंने एमटेक किया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से, और मैं IGCAR इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एडवांस रिसर्च में भी 1 महीना रहा हूँ, और 1 महीना मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन में भी मैंने ड्यूटी की है ऑपरेशंस के दौरान जो है ना रिएक्टर में। तो उससे मैं बता सकता हूँ कि क्रिटिकलिटी के बाद में जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन शुरू होगा इस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से, तो मेरी उम्मीद है या तो 2026 के अंत तक या ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत जो है ना 2027 में ये इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन शुरू कर देगा, जो 500 मेगावाट का आउटपुट होना चाहिए। इसमें जो सोडियम, जो लिक्विड सोडियम है, तो उसमें काफ़ी जो है नेगेटिव टेम्परेचर पे, तो जब उसमें हीट आती है तो हीट एक्सट्रैक्शन की और एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल को जो है ना ये बढ़ाता है, जिससे आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है। तो इसमें क्या है, एक तरीके से फ्यूल को जो है ना हमने प्लूटोनियम लिया है और फिर इसमें एम्बेड किया है, एक तरीके से ब्लैंकेट यूज किया है थोरियम का। तो थोरियम पे जब हैवी एनर्जी न्यूट्रॉन्स जो है ना बम्बार्डमेंट करेंगे, वो इसको कन्वर्ट करेंगे U-233 में। तो एक तरीके से ये एक ऐसा रिएक्टर है जिसमें आप इनपुट कम देते हैं, आउटपुट ज़्यादा निकलता है। तो इसमें जो न्यूक्लियर फ्यूल है, जो आप प्लूटोनियम इसको दे रहे हैं, तो ये फिर से इसमें जो है ना एक जो थोरियम के साथ में रिएक्शन करके कुछ प्लूटोनियम बनता है, और जो फर्टाइल मटेरियल है वो 233 से जो है हम इसको फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका जो प्रयोग है उसका हम यूज करेंगे थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में जो है फास्ट ब्रीडर के जो आउटपुट आएगा वो इनपुट बन जाएगा थर्ड स्टेज में, और थर्ड स्टेज में हम थोरियम को यूज करेंगे एक तरीके से जिससे जो हमें U-233 मिला है उसका प्रयोग करके हम उसमें एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर्स का प्रयोग करेंगे, और हैवी वाटर रिएक्टर में जो सेकंड स्टेज का आउटपुट है वो उसमें इनपुट बन जाएगा,
और इस तरीके से एनर्जी इन अबंडेंस भारतवर्ष को मिलेगी, क्योंकि भारतवर्ष में यूरेनियम के लिमिटेड डिपॉजिट्स हैं और हमें यूरेनियम अपने रिएक्टर को बनाने के लिए बाहर से लेना पड़ता है। ये सर्वविदित है कि हमने कनाडा से लिया है, रशिया से लिया है, अमेरिका से भी लिया है, और काफ़ी कंट्रीज भी हमारे जो है ना ग्लोबल सप्लाई चेन में जो हमें यूरेनियम देते हैं। हमारा जो एक लाइट वाटर रिएक्टर है तारापुर के अंदर, वो तो उसका जो पहले फ्यूल दिया था वो अमेरिका से लिया, कनाडा से लिया, फ्रांस से लिया, तो वो उसमें एनरिच यूरेनियम जो है ना 2 से 5 या 6% तक यूज होता है, वो लाइट वाटर। उससे अलग जितने भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भारतवर्ष में हैं 24, उसमें एक तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन को लाइट वाटर रिएक्टर को छोड़कर जो यूएस के कोलैबोरेशन में हमने वहां बनाया, वो और सारे के सारे हमारे PHWR से प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर जो है वो 20 मेगावाट के हैं, 220 मेगावाट से 500 मेगावाट के हैं, और फिर 700 मेगावाट के जो हैं वो रशिया के कोलैबोरेशन के साथ में तमिलनाडु में या और जगह जो है ना आ रहे हैं। और फिर हमारा करार जो है ना EDF के साथ भी हो सकता है महाराष्ट्र में, जहाँ पर वो सबसे बड़ा जो है ना एक एटॉमिक पावर स्टेशन की जगह वहाँ पे बन सकती है, जिसमें वो करीब 1750 मेगावाट इलेक्ट्रिकल की एक एक प्लांट जो है ना वो फ्रांस EDF के साथ में, और 6 ऐसे लगेंगे। तो हो सकता है कि इस धरती पृथ्वी के ऊपर मतलब पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली जो है ना वो सबसे बड़ा एक एटॉमिक पावर जनरेशन का स्टेशन भारतवर्ष में महाराष्ट्र में आ सकता है। और इसी तरीके से हमारी बात जो है ना वो अमेरिका के साथ भी। लेकिन मैं वापस वहीं पे आता हूँ, क्यों ये इतनी बड़ी हमारा जो ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जैसे कि मैंने बताया, ये हमारा जो इनपुट यूज कर रहा है वो PHWR से जो आ रहा है प्लूटोनियम को यूज कर रहा है, और इसको प्रयोग करने से फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट के लिए इसमें लिक्विड नाइट्रोजन, इसमें हैवी वाटर का यूज नहीं किया गया है। और फर्स्ट और सेकेंडरी फर्स्ट लूप और सेकेंडरी लूप से दोनों से, और फिर उससे जो स्टीम जनरेशन से जो है ना फिर उसको जनरेटर और फिर टरबाइन चलाने के लिए उसमें स्टीम इसकी दी जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया अभी क्रिटिकलिटी अटेन करी है। अपने फ्रेंड्स के लिए मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि क्रिटिकलिटी क्या है। कि देखिए लोडिंग इस रिएक्टर की, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की लास्ट ईयर हो चुकी थी, लेकिन अब फास्ट न्यूट्रॉन सोर्स ने जो उसमें चेन रिएक्शन की है वो चेन रिएक्शन सस्टेनेबल है। इसका मतलब जो है ना ये इसके अंदर जो है ना चेन रिएक्शन चलती रहेगी, और चेन रिएक्शन को फिर हम पावर जनरेशन में कन्वर्ट करेंगे। इनको अचीव करने के बाद में जो हमारे पास में बहुत ही लार्ज डिपॉजिट ऑफ थोरियम है, पूरे विश्व का करीब करीब 30% थोरियम हमारे पास में है। यूरेनियम की बहुत कम मात्रा है, यूरेनियम हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे थे। तो इसमें क्या होगा कि अब हमारी सेकंड जनरेशन जो है ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की हो गई है। तो ये इस प्रोजेक्ट के दौरान जो है ना और 6 और ऐसे रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की एक चेन भारतवर्ष में लगेगी जो इनहेरिएंट सेफ है, थोरियम से चलने वाले हैं, और इसका जो आउटपुट आता है वो हमारी थर्ड स्टेज को ड्राइव करेगा, जो टोटली हमारे एडवांस प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर होंगे जो बहुत ही सेफ होंगे। और उस जो सेकंड स्टेज का आउटपुट है वो उसमें इनफिट फ्यूल की लिए प्रयोग किया जाएगा। तो 6 ऐसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और 600 मेगावाट इलेक्ट्रिकल के प्रयोग होंगे, हम भारतवर्ष में लगाए जाएंगे। जो हमारा एक विजन है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, वो विजन है कि किस तरीके से हम हमारी जो एग्जिस्टिंग पावर जनरेशन है न्यूक्लियर एनर्जी की वो है 8180 मेगावाट इलेक्ट्रिकल। इट मींस 8.2 गीगावाट इलेक्ट्रिकल। इसको बढ़ा के हमें करना है 22,800 मेगावाट। इसका मतलब 22.8 गीगावाट इलेक्ट्रिकल ये हमें प्राप्त करना है 2032 तक, ये विजन है।
उसके बाद जो है ना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ग्रैंड विजन भारतवर्ष के सामने रखा है कि हमें यदि नेट जीरो प्राप्त करना है 2070 तक, सभी फॉसिल फ्यूल और सभी को इरेडिकेट करना है यहाँ पे भारतवर्ष से, तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी को कम से कम 100 गीगावाट इलेक्ट्रिकल बनाना पड़ेगा 2047 तक। तो इसमें काफ़ी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो हमारे ओएनजीसी, एनटीपीसी और इस तरीके से जो पावर जनरेशन कर रहे थे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन कोल के द्वारा होती है, कोल का यूज़ करके, तो उसमें जो कोयले को यूज़ करते हैं वो एनटीपीसी उसमें है। तो एनटीपीसी भी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के साथ में ऐसे जो है वो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में इस तरीके के पावर प्लांट को लगा रही है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर पॉडकास्ट बना चुका हूँ, लेकिन अब मुझे कंसंट्रेट सिर्फ इस पे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे। तो जैसे कि मैंने बताया, ये होमी जहांगीर भाभा ने जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्रोग्राम सोचा था 60s में, अब उसकी सेकंड स्टेज पूरी हो गई है। मैं तो मानूंगा कि जब ये सेकंड स्टेज जो है पावर जनरेशन शुरू कर देगी 2026 के अंत में, 2027 से पहले, तो ये हमारा सेकंड स्टेज कंप्लीट हो जाएगा और फिर एक सस्टेन तरीके से पावर जनरेशन शुरू कर देगा। तो फिर जल्दी से जल्दी हम ऐसे 6 और प्लांट 600 मेगावाट के जो अंडर डिज़ाइन हैं, फिर उनको हम लगाएंगे ऐसे प्लांट्स को, जिससे सफिशिएंट मात्रा में थोरियम को एज ए ब्लैंकेट इन रिएक्टर्स में यूज किया जा सके, और उससे जो है फिर वो आउटपुट जो फ्यूल को प्रोड्यूस किया जा सके, एक तरीके से यूरेनियम 233, जब एनफ क्वांटिटी में हमारे पास में यूरेनियम 233 होगा तो उसको हम यूज करेंगे एडवांस प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में। तो उनकी इनहेरिएंट सेफ्टी काफ़ी हो जाएगी और उनसे निकला हुआ जो आउटपुट होगा, वो निकला हुआ आउटपुट भी कम होगा, जिसको रीप्रोसेसिंग करने से हम जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकेंगे। और ये एक सेफ्टी चेन भी जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी और हम पूरे आत्मनिर्भर एक तरीके से बन जाएंगे। हमें इंपोर्ट करने वाला यूरेनियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि हमारे पास में काफ़ी प्लूटोनियम भी होगा और यूरेनियम भी होगा, एनरिच यूरेनियम प्लांट हमारे पास में ऑलरेडी है, यदि हमें वेपन ग्रेड यूरेनियम और प्लूटोनियम से इवन यदि हमें थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब बनाने हैं, तो उसके लिए भी ये हमारी चेन जो है ना, इट विल बी क्वाइट सफिशिएंट। लेकिन अभी हमारा जो है वो सारा का सारा पीसफुल एनर्जी प्रोग्राम है और ये सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज को किस तरीके से फ्यूल करेगा ये होगा। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि ये जर्नी ऐसे ही पूरी हुई है? दोस्तों, ये जर्नी ऐसे नहीं हुई है, बहुत हर्डल्स इसके सामने आए। आपको सभी को पता है कि 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर कलाम ने एक तरीके से राजस्थान में जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे, उसमें थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी था, मतलब फ्यूजन बॉम्ब जिसको बोलते हैं। तो इन सभी के करने से अमेरिका ने हमारे ऊपर काफ़ी सैंक्शन लगा दी थी और उसकी वजह से काफ़ी टेक्नोलॉजी हमारे लिए उपलब्ध नहीं थी। और मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा कि फास्ट ब्रीडर की टेक्नोलॉजी जो भारतवर्ष ने प्राप्त करी है टेक्नोलॉजी, वो सिर्फ एक रशिया ही ऐसा देश है जिसके पास में ये टेक्नोलॉजी है और उसका ऑपरेशनल एक प्लांट है इस तरीके का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का। अदरवाइज अमेरिका, फ्रांस, यूके या जापान या और जिन भी देशों ने इस टेक्नोलॉजी को परस्यू किया गया है उसमें उनको सफलता नहीं मिली है। तो भारतवर्ष एक दूसरा देश पूरे विश्व में ऐसा बन गया है जिसके पास में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। तो इन सैंक्शंस को लगने के बाद में 1999 के बाद में 2004 में इसमें कार्य शुरू हुआ। फिर हमने न्यूक्लियर डील अमेरिका से साइन करी, तो उन्होंने हमारे ऊपर एम्बार्गो लगाया यूपीए 1 और यूपीए 2 में। वो एम्बार्गो था कि हम ये अपनी जो रिसर्च है
इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की रिसर्च को हम परस्यू नहीं करेंगे। लेकिन इन सभी कंस्ट्रेंट्स के बावजूद भी जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है कि किस तरीके से फास्ट न्यूट्रॉन के फ्लक्स को किस तरीके से उस पर बम्बारमेंट किया जाए, कैसा कन्फाइनमेंट जो है ना रिएक्टर कोर के अंदर होना चाहिए, एक ब्लैंकेट की संरचना की गई जिसमें थोरियम को रखा जाएगा तो फ्यूल पैलेट्स और किस तरीके का फ्यूल, काफ़ी वर्षों की रिसर्च के बाद में ये आया कि मॉक्स फ्यूल जिसमें जो है ना प्लूटोनियम ऑक्साइड और ऑक्साइड को मिक्स करके इसके लिए सुटेबल वो होगा, और ब्लैंकेट में हम थोरियम को रखेंगे और फिर इसको हम क्रिटिकल कंडीशन से अब हम जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के पड़ाव पर, और फिर इसमें 6 और ऐसे प्लांट हम लगाएंगे जो 600 मेगावाट के। तो इस लिक्विड सोडियम को एज ए कूलेंट यूज करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये सोडियम जो है ना एक बहुत ही ऐसा मटेरियल है जिसको हैंडल करने के लिए और उसको कूलेंट यूज करने के लिए बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। और जैसे कि मैंने बताया कि भारतवर्ष रशिया के बाद में दूसरा ऐसा देश बन गया है कि जिसके पास में FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स की टेक्नोलॉजी आ गई है, और ये हमारा सारा इंडिजिनस एफर्ट्स है। एक जरूर बात मुझे कहनी है कि भारतवर्ष के ऊपर जब जब सैंक्शन लगी है, भारतवर्ष ने जब जब कंस्ट्रेंट फील किया है, तो उन सभी टेक्नोलॉजीज को प्रोड्यूस करने के लिए, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिकों और हमारी जो इंडस्ट्री, जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ने भी बहुत ही अच्छा इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो है ना बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन अभी हमें देखना होगा कि हमारी रिसर्च की जर्नी कब शुरू हुई। दोस्तों, मैं 30th बैच फिजिक्स डिसिप्लिन से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्रेनिंग स्कूल से पास आउट हुआ, और इसके बाद जो है जब मैं दूसरा साल अपने M.Tech का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कर रहा था, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं IGCR में 1 महीने के लिए था, और मैंने देखा था कि ये 1985 में ही वहाँ पर एक 40 मेगावाट थर्मल ये इक्विवेलेंट टू 13.6 मेगावाट इलेक्ट्रिकल आउटपुट का एक FBTR फास्ट ब्रीडर थर्मल रिएक्टर means only for research which will not be used for producing power। ये एक कमीशन हो चुका था, क्रिटिकल हो चुका था, और इस रिसर्च में 85 से अभी तक 85 के बाद में 15 और 25 40 41 साल की रिसर्च जो है ना वो इसमें गई है। उसमें भी सोडियम, लिक्विड सोडियम को एज ए कूलेंट उसमें यूज किया गया था, और उसमें मिक्स्ड प्लूटोनियम कार्बाइड एंड यूरेनियम कार्बाइड को एज ए फ्यूल यूज किया गया था, और उसमें डिफरेंट मटेरियल को क्या हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में किस तरीके के स्ट्रक्चरल मटेरियल को हम यूज करेंगे जिससे उसकी कूलेंट की एफिशिएंसी, पाइपलाइंस की जो है ना उसमें हीट एक्सट्रैक्शन अच्छा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी और आउटपुट को बढ़ाया जा सके। इरेडिएशन से किस किस तरीके के मटेरियल हमें उसमें प्राप्त होते हैं, किस तरीके के आइसोटोप हैं जो उससे और दूसरी एप्लीकेशंस के लिए काम आएंगे। इन सभी के पीछे ये जो 4 डिकेड की रिसर्च है, ये सभी साइंटिस्ट हमारे जो IGCR के हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के हैं, या NPCIL का जो भी सहयोग इसमें हुआ है, और स्पेशली तो हमारे भारतीय विद्युत परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड का जो योगदान है, इसको एक तरीके से प्रोटोटाइप को जो है ना एस्टेब्लिश करने के लिए, प्रोटोटाइप फास्ट रिएक्टर को, तो इसमें 4 डिकेड की मेहनत जो है ना भारतवर्ष की है, और आज हम इसमें पूरी आत्मनिर्भरता हमने प्राप्त करी है।
तो ये है अब भारतवर्ष का विजन। भारतवर्ष बिल्कुल एक तरीके से चेंज्ड भारत है। जो हमारी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चल रही थी, अब वो सभी तेज गति से जो है ना अग्रसर हो रही है। रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हमारी साइंटिफिक फ्रेटर्निटी का मनोबल बहुत ही ऊंचा है। सभी भारतीयों का और भारतवर्ष का मनोबल बहुत ऊंचा है। इसी की वजह से हम एक के बाद जो है ना आत्मनिर्भरता प्राप्त करते जा रहे हैं, और वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो और कहीं विश्व में जो है ना कुछ ही कंट्रीज ने उसको किया है। जैसे कि मैंने बताया, ये भारतवर्ष दूसरा ही ऐसा देश है जिसने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर की क्रिटिकलिटी अटेन की है। अदरवाइज तो और 4-5 कंट्री, यूएस से जापान, जैसे मैंने कहा यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को परस्यू किया, उन्होंने बीच में ही गिव अप कर दिया बिकॉज दे वर नॉट एबल टू परस्यू। इसके साथ साथ ये भी है कि कुछ ऐसी चीज़ें हम PHWR के साथ में, यदि हम हेलियो टाइप का जो है ना फ्यूल यूज़ करते या एनरिच यूरेनियम हम यूज़ करते, तो उसके बाद भी FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में ना जाके भी हम अलग से भी वो सेकंड स्टेज से हम थर्ड स्टेज में जा सकते थे। लेकिन अब इतनी गहन टेक्नोलॉजी को, बड़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को इस PFBR में, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हमने प्राप्त कर लिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे साइंटिस्ट की 4 डिकेड की जो मेहनत है, और इस रिएक्टर को लगाने में जो 2004 के बाद में जो काम शुरू हुआ है, तो ये 20 साल की जो मेहनत है हमारे साइंटिस्ट की, ये रंग लाएगी। और जल्दी से जल्दी ये हमारा फास्ट ब्रीडर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेशन करेगा, 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक, और ये हमारे जो नेट जीरो के योगदान में करेगा। और दूसरा हमारा जो ग्रैंड विजन है भारतवर्ष का, कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को 100 गीगावाट 2047 तक हम 100 गीगावाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हम न्यूक्लियर एनर्जी से ही लेंगे। तो ये हमारे एक तरीके से 2047 तक हम जरूर इसको प्राप्त करेंगे। और भारतवर्ष एक ग्रीन एनर्जी यूटिलाइजेशन में क्लाइमेट चेंज को डिफीट करने के लिए अग्रणी देशों में ऑलरेडी सम्मिलित हो चुका है। हमारा जो सोलर मिशन है वो बहुत अच्छा, हमारा विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी का जो मिक्स है, स्पेशली हमारा सोलर एनर्जी मिशन जो है 500 गीगावाट का, वो बहुत ही एम्बिशियस है। और उसके साथ साथ हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का जो एक एम्बिशन और जो विजन है, ग्रैंड विजन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 100 गीगावाट बाई 2047 अब हर हालत में पूरा होगा। और इसका मतलब ये है कि एक तरीके से एनर्जी इन अबंडेंस, एनर्जी सरप्लस देश जो है ना, वो सेंचुरीज के लिए भारतवर्ष हो जाएगा। क्योंकि भारतवर्ष में थोरियम की जो अबंडेंस है, जो हमारे बीचेज पे एक तरीके से काफ़ी कोस्टल सिटीज़ में, कोस्टल स्टेट्स में काफ़ी मात्रा में जो है ना हमारे पास में ये थोरियम है। और इसका प्रयोग हम अब करेंगे, और अब सेकंड स्टेज से बहुत ही जल्दी जो है ना हम थर्ड स्टेज की तरफ जाएंगे। पहले 6 प्लांट और 600 मेगावाट इलेक्ट्रिकल के, वो पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स आएंगे और वो फीड करेंगे हमारे थर्ड स्टेज को, एडवांस प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को लाइक करिए। इसी तरीके से मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारतवर्ष किन किन टेक्नोलॉजी में वो एक तरीके से आगे चल रहा है, किस तरीके से डिफेंस के अंदर लीड ले रहा है, किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स में अपने रोल को प्ले कर रहा है, इन सभी से संबंधित टॉपिक को एक के बाद लगातार आपके समक्ष लाता रहूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है आपका प्यार भी मुझे मिलता रहेगा। तो टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।